नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आर्थिक शब्दावली, इकोनॉमिक शब्दावली। कुछ वर्ड जिसमें अपन जैसे राजकोषीय नीति देखेंगे, करारोपण देखेंगे, क्योंकि हम टैक्स के बारे में देख रहे हैं। तो इसमें फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, कुछ टैक्स से रिलेटेड शब्दावली, तो उन सबको हम इसमें देखेंगे। राजकोषीय नीति क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण संबंधी क्रियाओं तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीतियों को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। आय, व्यय एवं ऋण संबंधी क्रियाओं का प्रबंधन। गवर्नमेंट इसमें देखती है कि उसे आय कहाँ से कलेक्ट करनी है, उस आय का व्यय कहाँ पर करना है, और आय यदि कम पड़ रही है तो उसे किस तरीके से कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है ऋण के थ्रू। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसका जो टारगेट है, जो उद्देश्य, वो क्या है, आर्थिक स्थिरता एवं आर्थिक विकास। क्रियाशील वित्त का सिद्धांत, फंक्शनल फाइनेंस, ये क्या होता है, इसका प्रयोग निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाना चाहिए। सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य केवल प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि इसके उत्पादन, आय तथा रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यही फंक्शनल फाइनेंस है। करारोपण, टैक्सेशन, करारोपण का उद्देश्य केवल राजस्व प्राप्त करना ही न हो, बल्कि प्रभावपूर्ण मांग को नियंत्रित करना होना चाहिए। इसके द्वारा जनता को उपलब्ध क्रय शक्ति की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव कुछ उपायों के प्रयोग से उत्पन्न करती है, जैसे बजट, करारोपण एवं सार्वजनिक व्यय तथा ऋण। राष्ट्रीय बजट राजकोषीय नीति के एक प्रमुख साधन के रूप में कार्य करती है। घाटे का बजट मंदी की स्थिति में अथवा आर्थिक विकास के लिए साधन जुटाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। मंदी काल में एक ऐसा उपाय जो अर्थव्यवस्था को मंदी के जाल से बाहर निकालने में सहायक हो सकता है। प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम, उपभोग निवेश। डिस्पोजेबल इनकम को करारोपण में परिवर्तन के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन प्रयोज्य आय, निवेश तथा उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अप्रत्यक्ष करों में परिवर्तन का कीमतों तथा उपभोग पर प्रभाव पड़ता है। यदि प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स में चेंज किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स को कम किया जाता है या बढ़ाया जाता है, तो इसका जो सीधा सीधा इफेक्ट है वो इन्वेस्टमेंट पर और डिस्पोजेबल इनकम पर पड़ता है। जो खर्च करने योग्य आय है उपभोक्ताओं की, उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। जबकि जो अप्रत्यक्ष कर है उनमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो इसका जो सीधा सीधा प्रभाव है वो उपभोग पर और कीमतों पर पड़ता है। मंदी काल में करों में कमी करने से लोगों की व्यय करने की क्षमता बढ़ती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था, इसके अंतर्गत सरकारी व्यय में वृद्धि करनी चाहिए, निवेश में वृद्धि करनी चाहिए, आय के वितरण में समानता।
राजकोषीय उपाय जो अर्थव्यवस्था का मंदी काल में अपनाया जाता है। जब मंदी होगी तो क्या अपनाया जाएगा? घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाया जाएगा, सरकारी व्यय में वृद्धि की जाएगी, निवेश में वृद्धि की जाएगी और आय वितरण में समानता लाई जाएगी। मंदी काल में राजकोषीय नीति के अंतर्गत करों में वृद्धि करना गलत होगा, क्योंकि मंदी के समय लोगों के पास पैसा नहीं होता और उस स्थिति में यदि आप टैक्स लगा रहे हो तो उनकी जो क्रय शक्ति है और भी कम हो जाएगी। लॉ फॉर वर्क, ये क्या है? लॉ फॉर कर। लॉ फॉर कर क्या बताता है कि एक सीमा के बाद यदि टैक्स की दरों में वृद्धि की जाती है तो आपका जो राजस्व है, जो रेवेन्यू आपको कलेक्ट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए टैक्स की दर को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए कि जैसे जैसे टैक्स की दरों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है वो अधिकतम होकर घटने लगेगा। राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति में संबंध। राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार की बजट नीति के अधीन होता है। मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा संचालन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। राजकोषीय नीति मांग को प्रभावित करती है, जबकि मौद्रिक नीति का प्रभाव लागत पर पड़ता है। राजकोषीय नीति के प्रभाव तात्कालिक होते हैं, जबकि मौद्रिक नीति के प्रभाव समय अंतराल से उत्पन्न होते हैं। मंदी की स्थिति में मौद्रिक नीति विफल रहती है, जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था का केवल संगठित क्षेत्र प्रभावित होता है, जबकि राजकोषीय नीति असंगठित क्षेत्र को भी समान रूप से प्रभावित करती है। मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष होता है, जबकि राजकोषीय नीति क्रय शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये क्या होता है? यदि सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो इसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट या क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। जब सरकार बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देती है तो उस स्थिति में यदि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी आती है तो इसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहा जाता है। मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ रहे हैं। मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण व्यय में वृद्धि का होना है कि व्यय में यदि वृद्धि होगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ेगी और इसे ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तुओं की कीमतों का लगातार बढ़ना। मुद्रास्फीति की स्थिति में व्यय में कमी तथा मंदी की स्थिति में वृद्धि करना आवश्यक होता है। भारत में सार्वजनिक व्यय राजस्व एवं पूंजी व्यय में किया जाता है। स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में राजकोषीय नीति की भूमिका तटस्थ या हस्तक्षेप की होती है, क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का विभाजन एवं सभी आर्थिक क्रियाएं मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है। राजकोषीय नीति का आरंभ कब हुआ? 1936 में लॉर्ड कीन्स के द्वारा राजकोषीय नीति का प्रारंभ किया गया। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, क्राफ्टर के शब्दों में वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा हो, मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो, इसे क्या कहेंगे हम? मुद्रास्फीति कहेंगे। मिल्टन फ्रीडमैन के शब्दों में उत्पादन की तुलना में मुद्रा की मात्रा का अधिक,
कीन्स के शब्दों में अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार में होने के बाद मूल्य वृद्धि। मुद्रास्फीति के कारण क्या हो सकते हैं? मांग जन्य कारण। उपभोक्ताओं की मांग बढ़ने के कारण भी मुद्रास्फीति हो सकती है। ईनार्थ प्रबंधन, घाटे की वित्त व्यवस्था एवं सार्वजनिक व्यय में वृद्धि एवं करारोपण में कमी। तो इन सब की वजह से मुद्रास्फीति हो सकती है, क्योंकि घाटे की वित्त व्यवस्था में इनकम से ज़्यादा खर्चा किया जाता है। गवर्नमेंट द्वारा जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उससे ज़्यादा व्यय किया जा रहा है, तो इसलिए उपभोक्ताओं की मांग बढ़ सकती है। सार्वजनिक व्यय में वैसे ही वृद्धि हो सकती है एंड करारोपण में कमी कर दी गई हो तो लोगों की मांग बढ़ जाएगी और इस वजह से मुद्रास्फीति हो सकती है। पूर्ति जन्य, उत्पादन में कमी हो सकती है, तो सप्लाई में कमी की वजह से कीमत बढ़ सकती है। निर्यात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि कर दी हो और तो सप्लाई कम हो सकती है। आय में कमी एंड जमाखोरी, स्टॉक कर लिया हो माल का तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो पूर्ति जन्य इफेक्ट है उसकी वजह से भी मुद्रास्फीति हो सकती है। एंड लागत जन्य हो सकता है, मजदूरी में वृद्धि हो गई हो, प्रॉफिट वाला अपना प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाह रहा हो, परिवहन लागत बढ़ गई हो, तो इनकी वजह से वस्तु की लागत में वृद्धि होने के कारण उसकी कीमतें लगातार बढ़ सकती है। रोकने के उपाय क्या है? राजकोषीय और वित्तीय, राजकोषीय नीति या फिर मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में क्या किया जाएगा यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है? तो बैंक दर में वृद्धि की जाएगी, खुले बाजार की क्रियाएं एंड CRR SLR में वृद्धि। अन्य उपाय क्या है? मूल्य नियंत्रण, रासायनिक उत्पादन में वृद्धि, मजदूरी लाभ इत्यादि के नियंत्रण से। मुद्रास्फीति के प्रकार, रेंगती हुई, मूल्य स्तर में 1% वार्षिक वृद्धि दर हो रही है तो इसे हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। चलती हुई 3 से 4% की वार्षिक वृद्धि दर हो रही है तो इसे हम चलती हुई मुद्रास्फीति दर कहेंगे। भागती हुई या कूदती हुई 10% वार्षिक वृद्धि दर हो रही है। भारत में योजना आयोग 4% स्फीति तथा कीन्स 5 से 10% स्फीति आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानते हैं कि इतनी तो होनी चाहिए। हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही मुद्रास्फीति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार रेंगती हुई और चलती हुई जो मुद्रास्फीति है वो नॉर्मल है, उतनी होनी चाहिए आर्थिक विकास के लिए। फिलिप्स वक्र, स्फीति व बेरोजगारी में संबंध दिखाने वाले वक्र को फिलिप्स वक्र कहा जाता है। स्फीति दर जितनी ही अधिक होगी बेरोजगारी की दर उतनी ही कम होगी। ये दोनों फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर एंड स्फीति दर दोनों में विपरीत संबंध बताता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। अल्पकाल में स्फीति रोजगार में वृद्धि लाता है। ओकुन का नियम, ओकुन का नियम क्या कहता है कि यदि बेरोजगारी में 1% की वृद्धि होती है तो GDP में 2% की कमी होती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव, लाभ क्या है इसके? उत्पादक को लाभ होता है जबकि उपभोक्ता को हानि होती है, क्योंकि उत्पादक की जो वस्तु वो ज़्यादा कीमत में बिकती है तो उससे लाभ होता है, जबकि उपभोक्ता को वस्तु ज़्यादा कीमत में मिल रही है इसलिए उसे नुकसान होता है। श्रमिक को लाभ होता है, किराएदार
श्रमिक को लाभ होता है, वेतनभोगी को नुकसान होता है। अनिश्चित आय, जबकि निश्चित आय ऋणी को लाभ होता है, जबकि ऋणदाता को नुकसान होता है। किराएदार को लाभ होता है, जबकि मकान मालिक को हानि होती है। आयात करने वाले को लाभ होता है, निर्यात को हानि होती है। कर बचत करने वाले को नुकसान होता है, टैक्स देने वाले को लाभ होता है। रोजगार एंड वे। मुद्रास्फीति मंदी एवं अपस्फीति। मुद्रास्फीति ये क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य गिर रहा हो, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा हो। मुद्रास्फीति के जस्ट विपरीत स्थिति है ये। मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा जानबूझकर मुद्रास्फीति की स्थिति को अपनाना, अर्थात सरकार द्वारा मुद्रास्फीति रोकने के लिए मूल्य में गिरावट का उपाय अपनाना, इसे क्या कहेंगे? मुद्रा अपस्फीति। स्फीति युक्त गतिहीनता, स्टैगफ्लेशन, ऐसी विरोधाभास स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीति साथ साथ पाई जाती है। भारत में 1975-76 का वर्ष।